हेलो फ्रेंड्स, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षा के दृष्टिगत अपने चैनल पर जो फ्री क्लासेस की सीरीज चल रही है उसमें वर्तमान में हम लोग पेपर फर्स्ट मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास को कवर कर रहे हैं। इसकी अभी तक 6 क्लासेस हो चुकी हैं, आप लोगों ने देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, शुरुआत से जरूर देख लीजिएगा। और आज की क्लास जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम लोग व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के मापन, जहां से आपका शॉर्ट लॉन्ग हर तरह के क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं, इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से कंप्लीट होने वाले हैं। क्लास महत्वपूर्ण है, लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लो, जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आपका टाइम बिल्कुल भी ना खराब करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है व्यक्तित्व होता क्या है। तो व्यक्तित्व को अंग्रेजी में हम लोग जो है वो पर्सनालिटी के नाम से जानते हैं। और ये जो पर्सनालिटी शब्द आपका है ये लैटिन भाषा के पर्सोना नाम के शब्द से आया हुआ है। और पर्सोना का जो मीन होता है वो होता है बाहरी नकाब या वेशभूषा। आप यहां पर स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि व्यक्तित्व सदैव से ही एक विवाद का बिंदु रहा है। विभिन्न विद्वानों मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। व्यक्तित्व शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द से बना है। और मैंने आपको बताया जो ये पर्सनालिटी शब्द है ये पर्सोना से जो है वो बनके जो है वो बना हुआ है। और इसका अर्थ होता है बाहरी नकाब या वेशभूषा। कहने का मतलब ये जो एक व्यक्ति होता है उसकी जो बाहरी जो उसकी वेशभूषा होती है या उसके जो आचरण होते हैं, जो उसका नकाब होता है, जो आदमी सामने से दिखता है वो उसका व्यक्तित्व कहलाता है। ऐसा मनोवैज्ञानिकों का मानना था। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि व्यक्तित्व उसके बाह्य गुणों से मापा जाता है, परंतु व्यक्तित्व का अर्थ जो है वो एकांगी है। मतलब जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, किसी की पर्सनालिटी जो होती है वो उसके बाह्य गुण मतलब जो गुण सामने वाले को दिख रहे हैं उसी के आधार पर ही जो है आप उसके व्यक्तित्व को मानते हो। अब यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप कोई एक पर्टिकुलर पर्सन को अपने पड़ोस के ले लीजिए, जो व्यक्ति आपको खराब लगता हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति सबके लिए खराब है। किसी की नजरों में वो व्यक्ति अच्छा भी है और किसी की नजरों में वो व्यक्ति जो है वो खराब है। मतलब जिस नजर से आप देख रहे हैं उसका व्यक्तित्व आपके सामने जिस तरह से आ रहा है वो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शा रहा है। मतलब व्यक्तित्व एक आदमी का सबके लिए एक जैसा हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा जो है वो पॉसिबल नहीं है। व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग तरह से होता है। आप देख सकते हैं संस्कृति के अनुरूप ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्वरूप जो है वो निश्चित होता है। मतलब व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है उसका स्वरूप निश्चित करने में संस्कृति का सबसे बड़ा हाथ होता है। विभिन्न जातियों के रीति रिवाजों, परंपराओं, आदर्शों, मूल्यों, कला, भाषा, साहित्य, धर्म और दैनिक कार्यकलापों में जो अंतर दृष्टिगोचर होता है वह उसकी संस्कृति के कारण ही होता है। और संस्कृति का सीधा प्रभाव जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो पहला सवाल यहां पर हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है कि व्यक्तित्व किसे कहते हैं या व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है। अब अगला सवाल यहां पर पेपर में डायरेक्ट आपके डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाओं में कि व्यक्तित्व का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी एक परिभाषा भी दे। तो यहां पर जो मुख्य परिभाषाएं हैं वो आपको मैं बता रहा हूं। मॉर्टन प्रिंस का व्यक्तित्व के बारे में कहना है कि व्यक्तित्व व्यक्ति की सभी जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियां, इच्छाओं तथा भावनाओं का जो है वो संग्रह होता है। मतलब व्यक्ति जन्म से कैसा था, उसके अंदर प्रवृत्तियां कैसी आई हैं, उसकी इच्छाएं कैसी हैं, उसकी आकांक्षाएं कैसी हैं, उसके अंदर भावनाएं कैसी हैं, इन सब को मिला करके किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। इसी के बारे में एक बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं मन, इनके अनुसार कहा गया है कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं तथा अभिक्षमताओं का विशिष्ट संग्रह है। कहने का मतलब ये व्यक्तित्व के लिए आदमी की जो होती है, एक व्यक्ति के जो उसके तरीके हैं व्यवहार के प्रति, सामने वाले के उस व्यक्ति की रुचियां कैसी हैं, उसके देखने के तरीके कैसे हैं, उनमें क्षमताएं क्या है और उसके अंदर योग्यताएं क्या है, इन सब को मिलाकर के व्यक्तित्व का निर्धारण किया जा सकता है। यह कहना था
मन साहेब का। अब अगली जो परिभाषा है ये सबसे महत्वपूर्ण है आलपोर्ट की। डायरेक्ट सवाल पूछा गया है डीएलएड के पेपर में 2022 में कि आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व को परिभाषित करिए। तो आलपोर्ट ने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोवैज्ञानिक शारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। मतलब जो आपके आलपोर्ट साहब थे, इन्होंने व्यक्तित्व को सीधे सीधे पर्यावरण के साथ रिलेट कर दिया है, मतलब वातावरण के साथ यहां पर रिलेट कर दिया है। तो ये तीनों परिभाषाएं आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये पूरा का पूरा प्योर कंटेंट आपको ये चैनल जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। अब नेक्स्ट बात आती है कि व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियां हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विधि है वो आपकी प्रक्षेपण विधि है। लेकिन प्रक्षेपण विधि को पढ़ने से पहले आप यहां विधियों के बारे में अच्छे से जान लें। यहां पर सवाल आपसे पूछा भी गया है कि व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियां हैं, इनमें से आपको एक विधि का वर्णन करना है। तो इसका उत्तर है कि व्यक्तित्व के मापन के लिए अनेक विधियां और परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। इनमें कुछ प्रमुख विधियां यहां पर निम्नलिखित हैं। सबसे पहली जो विधि आती है वो आती है आत्मनिष्ठ विधि, जिसको हिंदी में अंग्रेजी में हम लोग सब्जेक्टिव मेथड कहते हैं। दूसरी आती है वस्तुनिष्ठ विधि, मतलब जिसे ऑब्जेक्टिव मेथड कहते हैं। और तीसरी सबसे मुख्य आती है प्रक्षेपी विधि, जिसे हम लोग प्रोजेक्टिव मेथड करते हैं, जिसके बारे में ऊपर हम लोगों ने स्लाइड छोड़ दी है, अभी हम लोग बात करेंगे। अब आत्मनिष्ठ विधि के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, इसमें जीवन इतिहास विधि, मतलब किसी व्यक्ति के जो आपका उसका इतिहास था, उसके जीवन के बारे में जान करके आप उसके व्यक्तित्व का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे बहुत से महापुरुष हुए, गांधी जी को क्यों कहा जाता है ये नरम व्यक्ति थे, क्योंकि जब उसके इतिहास को आपने पढ़ा तो उन्होंने कोई ऐसी लड़ाई नहीं करी जो मतलब आक्रामक हो। लेकिन आप भगत सिंह के इतिहास को पढ़ते हो तो आपको लगता है कि ये नरम नहीं थे, ये थोड़ा गर्म टाइप के आदमी थे। इसी तरह प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि और आत्मकथा लेखन विधि, अगर ये विधियां आ जाती हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में तो आपको ध्यान रखना है ये आत्मनिष्ठ विधि से संबंधित है। नेक्स्ट बात आती है वस्तुनिष्ठ विधि में। वस्तुनिष्ठ विधि में आपकी पहली आती है नियंत्रित निरीक्षण विधि, दूसरी आती है मापन रेखा विधि, तीसरी आती है समाजमिति विधि और चौथी आ जाती है शारीरिक परीक्षण विधि। यहां पर सवाल सीधा बनेगा कि समाजमिति विधि जो है वो किस तरह के व्यक्तित्व मापन की विधि है, तो आपको लिखना होगा वस्तुनिष्ठ विधि। अगली विधि आ जाती है आपकी प्रक्षेपी विधि, इसके अंतर्गत आ जाता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, दूसरा आ जाता है बाल संप्रत्य परीक्षण, तीसरा आ जाता है रोसार्क स्याही डब्बा परीक्षण और चौथा आ जाता है कहानी पूर्ति परीक्षण। तो इनको भी आपको अच्छे से जो है पेपर में देख करके जाना है। बाकी आप अगर एग्जाम से पहले 2-3 बार इन वीडियोज को देख लोगे ना, तो मैंने डीएलएड के मॉडल पेपर की तरह कंटेंट आपके लिए नहीं उठाया है। यहां पर मैंने टॉपिक वाइज कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। सबसे पहले हमने बाल विकास पढ़ा, फिर शैशवावस्था पढ़ी, उसके बाद बाल्यावस्था पढ़ी, किशोरावस्था पढ़ी, बुद्धि के बारे में पढ़ा और आज हम लोग व्यक्तित्व को कंप्लीट कर रहे हैं। तो पिछली जो क्लासेज हैं उनको नहीं देखा है तो आप लोग जो है वो जरूर देख लीजिएगा। और इनकी पीडीएफ कहां मिलेगी ये तो मैं आगे भी बताऊंगा। ये सबसे पहले बात आती है आत्मनिष्ठ विधि, मतलब सब्जेक्टिव मेथड। तो इस विधि में व्यक्तित्व जांच स्वयं परीक्षक के द्वारा जो है वो की जाती है। व्यक्तित्व परीक्षण की प्रमुख आत्मनिष्ठ विधियां हैं। सबसे पहले बात आती है जीवन इतिहास विधि, मतलब केस हिस्ट्री मेथड के द्वारा आप व्यक्तित्व का मापन कैसे कर सकते हैं। तो इस विधि में व्यक्ति से संबंधित उसके शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक विशेषताएं, सामाजिक संबंध एवं उसके परिवार के इतिहास का अध्ययन करके सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। इस विधि में अध्ययनकर्ता द्वारा विभिन्न स्रोतों से जैसे माता पिता, सगे संबंधी, मित्र, पड़ोसी एवं चिकित्सक की सहायता से सूचनार्थ प्राप्त कर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। इस विधि का प्रयोग जो है वो प्रायः मनोवैज्ञानिक रोगों के उपचार हेतु किया जाता है। अब इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, अब जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, अब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर वहां पर आपकी पर्सनालिटी चेक करेगा। अब डॉक्टर पर्सनालिटी कैसे चेक करेगा, अब मान लीजिए आप अपने पिताजी के साथ गए या सेल्फ गए हैं तो वो आपसे आपके पीछे के जो है वो जीवन काल के बारे में पूछेगा कि ये बीमारी आप में पहले तो नहीं थी, आप पहले बीमार हुए तो किस तरह से थे, जो पिछली आपने दवाइयां ली हैं तो डॉक्टर के जो परिचय हैं वो देखेगा। मतलब आपके जीवन में जो पीछे घटनाएं घटी हैं उनके आधार पर यहां पर वो वर्तमान में आपके व्यक्तित्व का निर्धारण कर
आपके रोग का जो है वो इलाज करेगा। दूसरी बात आती है प्रश्नावली विधि। इस विधि में कागज पर छपे हुए कथनों या प्रश्नों की सूची होती है जिनके उत्तर हाँ या नहीं अथवा लिखकर देने पड़ते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर की सहायता से व्यक्तित्व मापन किया जाता है। इस विधि का सबसे अधिक प्रयोग सरकारी नौकरियों के जो है वो चुनाव में किया जाता है। अब सरकारी नौकरियों में क्या होता है, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पूरा पेपर आता है, पेपर में आपने क्या किया, आंसर किया टिक दे करके, उसके बाद क्या है आपकी मेरिट बनी और मेरिट के आधार पर आपकी योग्यता मतलब आपके व्यक्तित्व का निर्धारण किया गया और ऊपर से स्टूडेंट्स को जो है इसमें सिलेक्ट कर लिया गया। अगली विधि आती है साक्षात्कार विधि। इंटरव्यू के माध्यम से आपके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। इस विधि में परीक्षक परीक्षार्थी से कुछ प्रश्नों द्वारा आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करता है जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं को समझने में सहायक होती है। इस विधि का सबसे अधिक प्रयोग सरकारी नौकरियों के चुनाव में किया जाता है। जैसे आप सिविल परीक्षा की तैयारी करते हो, आईएएस वगैरह की तैयारी करते हो, तो यहां पर आपकी दो विधियां होती हैं। पहले वस्तुनिष्ठ वाली विधि आती है, उसमें आप पेपर देते हो प्रीलिम्स का। उसके बाद आपकी सब्जेक्टिव वाली विधि आती है, जीवन इतिहास वाली, कि आपने पढ़ा क्या है, उसमें आप पूरा का पूरा मेंस का पेपर देते हो। और तीसरे नंबर पर आपकी साक्षात्कार विधि आती है और इसी के आधार पर आपका जो है वो सिलेक्शन कर लिया जाता है। चौथी यहां पर विधि आती है आत्मकथा लेखन विधि। इस विधि में परीक्षक परीक्षार्थी को व्यक्तित्व से संबंधित एक शीर्षक देता है और उसी से संबंधित अपना व्यक्तिगत इतिहास लिखने को कहता है। परीक्षक उस इतिहास के आधार पर व्यक्तित्व का मापन करता है। ऐसा जो होता है ये आपको जो आपके डिफेंस के एग्जाम है ऐसा आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। जैसे एनडीए वगैरह की परीक्षा होती है तो इसमें क्या होता है, इसमें एक आपको रूम में ले जाया जाता है और सामने आपको एक फिगर दिखाई पड़ता है। उस फिगर को देख करके आपको आधा मिनट का समय दिया जाता है और तकरीबन 20 वर्ड में आपको वो है वो जो डिफाइन करना पड़ता है। मतलब आपको यहां पर सेल्फ माध्यम से, अपने माध्यम से, ऑटोबायोग्राफी के माध्यम से ही आपको चीजें जो है यहां पर शो ऑफ करनी पड़ती है। अगली विधि आ जाती है वस्तुनिष्ठ विधि। इस विधि में व्यक्ति के बाह्य आचरण का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तित्व मापन की जो वस्तुनिष्ठ विधियां हैं वो मुख्य निम्न है। पहली व्यक्ति आ जाती है नियंत्रित निरीक्षण विधि। इस विधि का प्रयोग मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। इसमें परीक्षक व्यक्ति की विभिन्न क्रियाओं, आचरण, व्यवहार का अध्ययन करके व्यक्तित्व का पालन करते हैं। मतलब आप किसी आदमी के सामने प्रेजेंट हुए, अब आपका उसके सामने व्यवहार कैसा है, आपका पहनावा कैसा है, आपका बोलने का तरीका कैसा है, उस निरीक्षण के माध्यम से आपके व्यक्तित्व का निर्धारण कर लिया जाता है। दूसरा हो जाता है मापन रेखा विधि। इस विधि में व्यक्तिगत संबंधी गुणों का मापन एक मूल्यांकन स्वयं व्यक्ति से या उसके संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों से करवाया जाता है। संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा दिए गए विचारों के आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है। इसका सबसे आसान समझने में यह है, जब आप किसी की शादी फिक्स करते हो, जैसे मान लीजिए आप अपनी बहन की शादी फिक्स कर रहे हो, तो ऐसे में आप जहां शादी फिक्स कर रहे हो तो उस लड़के के बारे में डिटेल आप कहां से निकालते हो, वहां के जो आस पड़ोसी आपके जानने वाले या पड़ोस के गांव का, शहर का कोई रहने वाला है, आप उसके द्वारा या उसके दोस्तों के माध्यम से आप पता करते हो कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, शादी वहां पर की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। तो यह मापन रेखा विधि भी यहां पर आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगली विधि आ जाती है समाज मिति विधि, मतलब सोशियोमेट्रिक मेथड भी काफी महत्वपूर्ण होता है। इस विधि द्वारा व्यक्तित्व का मापन केवल व्यक्ति के सामाजिक गुणों के आधार पर किया जाता है। कोई व्यक्ति समाज में अच्छे तरीके से पेश आ रहा है, वो समाज में अपना अच्छी पैठ बनाए हुए है, तो ऐसे में उसके व्यक्तित्व का मापन कर लिया जाता है। जैसे नेता के बारे में आप कैसे बताते हो, आपने कहा मोदी जी एक शक्तिशाली नेता हो गए, वो क्यों हो गए, क्योंकि उनके विदेश में व्यवहार अच्छा था, उनके विदेश से संबंध अच्छे हैं, तो उन्होंने, उनके बारे में तो आप नहीं जानते, लेकिन आपको यह पता है कि उनके विदेश से व्यवहार अच्छे, इसलिए उनकी विदेश में जो है वो पकड़ बेहतर है। मतलब समाज मिति विधि यहां पर आ जाती है। अगली आ जाती है शारीरिक परीक्षण विधि। इस विधि में विभिन्न यंत्रों की सहायता से व्यक्ति विशेष के शारीरिक लक्षणों का अध्ययन करके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। स्पेशली आर्मी वगैरह में जब व्यक्ति जाता है तो वहां पर आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, शारीरिक परीक्षा होती है, आप शारीरिक रूप से कितने मजबूत हैं, आप देश के लिए लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं, आप गन चला सकते हैं नहीं चला सकते हैं, मतलब शारीरिक परीक्षण के आधार पर यहां पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब आती है सबसे मुख्य यहां पर विधि, और
और ये पेपर में बहुत बार आपसे पूछी गई है कि व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि से जो है वो आप क्या समझते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं, इसकी जो पूरी पीडीएफ है ये आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप ले सकते हैं और पिछली वीडियो देखना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वर्तमान समय में व्यक्तित्व को मापने के लिए प्रक्षेपी विधियों का सर्वाधिक प्रचलन है। यह विधियां मुख्यतः व्यक्ति की गहराई तक दबी हुई इच्छाओं या आंतरिक स्तरों, अचेतन मन आदि का मूल्यांकन करती हैं। प्रत्येक व्यक्ति में इच्छाएं, प्रेरणाएं, रुचि, संवेग, अभिवृत्तियां, विश्वास आदि होते हैं जो उसके व्यक्तित्व के अंग होते हैं। प्रक्षेपी विधियां व्यक्तित्व के इन समस्त गुणों का मापन करके व्यक्तित्व के प्रत्येक पक्ष का विस्तृत वर्णन करती हैं। इस विधि में व्यक्ति के सामने परीक्षक द्वारा उद्दीपन स्थिति प्रस्तुत की जाती है और उसे इस बात का अवसर दिया जाता है कि वह अपने जीवन से संबंधित बातों को उन स्थितियों के माध्यम से व्यक्त कर सके। अब एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर आपको देता हूं। आपकी लड़ाई किसी पड़ोसी के घर में हो गई, अब उसने आपसे कोई ऐसी बात कह दी जो आपके दिल पर लग गई, तो ऐसे में आप क्या करोगे, आप उत्तेजित हो जाओगे और उसके गड़े हुए मुर्दे जो है वो आप खोदने लगोगे, मतलब उसकी बातें भी बताने लगोगे। इस विधि में क्या होता है, व्यक्ति पर इस तरह से दबाव डाला जाता है कि वो अपने माध्यम से संवेगों के आधार पर वो सब बताना शुरू कर दे जो सामने वाला जो परीक्षक बैठा है वो सुनना चाहता है। तो इस विधि का प्रयोग जो है वो वर्तमान में सबसे ज्यादा है। अब बात आती है प्रक्षेपी विधियों की विशेषताएं क्या है, ये सवाल भी आपसे वेरी शॉर्ट में पूछा गया है। बाकी ये जो क्लासेज हैं आपकी लगातार चल रही हैं, आपको इस चैनल पर पीडीएफ बनी हुई मिल जाएगी, महत्वपूर्ण क्लासेज हैं, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। प्रक्षेपी विधि की विशेषताएं क्या है, तो इस विधि में वास्तविकता से अधिक मनोवैज्ञानिक सत्य पर बल दिया जाता है। व्यक्ति दिखने में कैसा है, समाज में कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, इन बातों से बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है। सामने वाला परीक्षक व्यक्ति को उत्तेजित कर रहा है और वो जैसे जवाब दे रहा है उन्हीं के आधार पर उसके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। अगली हो जाती है, इस परीक्षण की सामग्री पूर्णतः अनिर्देशित या अर्धनिर्देशित होती है। इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो पहले से डेडिकेटेड नहीं होते हैं। परीक्षक अपने आधार पर सामने वाले व्यक्ति को देख करके सवाल करता है और व्यक्ति को उसी के आधार पर जो है वो जवाब देना होता है। जैसा कि नार्कोटिक्स विभाग वगैरह में होता है कि व्यक्ति के मतलब ऐसी दवाई दी जाती है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं कि व्यक्ति अपने आप सब कुछ जो है वो उगलने लगता है। बिल्कुल सेम विधि जो है ये आपकी प्रक्षेपी विधि में अपनाई जाती है। उम्मीद है आपकी आज की क्लास आपको जरूर अच्छी लगी होगी। इसकी पीडीएफ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में थैंक यू जरूर लिख के जाना अगर आज की क्लास आपको बेहतर लगी। दोस्तों में शेयर कर देना जिससे मैं लगातार आपके लिए क्लासेस ला सकूं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।